हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतबाटा, आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में। अभी हम इसमें चर्चा कर रहे हैं अराजकतावाद, जो एक प्रमुख विचारधारा है। अराजकतावाद के बारे में हमने इसके फर्स्ट वीडियो में अराजकतावाद का अर्थ, इसका जो तात्पर्य है वो समझ लिया था, और इसकी जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं उनके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी। एक बार सरसरी तौर पर दोबारा से इनके ऊपर नज़र डालते हुए आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे अराजकतावाद का विकास किस तरह से हुआ, विभिन्न विचारक किस तरह से अपने अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए अराजकतावाद को एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसी का आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो एक बार आइए देखते हैं अराजकतावाद के जो तात्पर्य और इसकी जो मुख्य विशेषताएं उनको सरसरी तौर पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ताकि फिर से वो सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाएँ। तो अराजकतावाद बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में माना जाता है। अराजकतावाद का तात्पर्य यह नहीं है कि ये किसी प्रकार की अव्यवस्था का प्रतीक है, बल्कि ये राज्य को जो बल के माध्यम से जनता को कंट्रोल करती है, बल के माध्यम से नियंत्रण रखती है, ऐसी संस्था के रूप में राज्य को मानता है। और ये चाहता है, ये विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि राज्य जैसी बलपूर्वक काम करने वाली संस्थाओं को निर्मूल कर देना चाहिए, वर्ग विहीन कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य संपत्तिशाली और जो वर्ग प्रभुत्व का साधन है उसको बलशाली करता है। इसलिए राज्य विहीन व्यवस्था ही वास्तविक व्यवस्था है, जो स्वैच्छिक समूहों के माध्यम से, सहकार के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से सभी व्यक्तियों के द्वारा खुद के स्वयं के अनुशासन में रहते हुए इसको चलाया जा सकता है। इस शब्द की उत्पत्ति, जैसा कि हमने देखा, अनार्किया, अनार्किज्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अनार्किया शब्द से हुई, जो कि ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है शासन का अभाव। यहाँ शासन का अभाव से मतलब है राज्य का अभाव। हमने ये देखा, एक व्यक्तिवादी तरीके के अराजकतावादी है तो दूसरे साम्यवादी तरीके के अराजकतावादी। व्यक्तिवादी व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है और राज्य के जो कार्य हैं उनको कम से कम करने की बात करता है। तो दूसरी तरफ साम्यवादी भी व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है, राज्य को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात करता है, साथ ही निजी संपत्ति का भी ये विरोध करता है। इसके बाद हमने देखा था कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी जो अराजकतावाद को किस तरह से उन्होंने स्पष्ट किया, तो परिभाषाएं हमने देखी थी। इसके बाद हमने अराजकता के प्रमुख लक्षणों में देखा था कि अराजकतावाद मानव के जो सात्विक गुण हैं उनमें विश्वास करता है कि मनुष्य हिल-मिल करके रह सकता है प्रेम पूर्वक, इसके लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है, इसलिए राज्य एक अस्वाभाविक और अनावश्यक बुराई है। इसके बाद हमने देखा था कि ये प्रतिनिध्यात्मक सरकार का भी आलोचक है, क्योंकि इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का प्रतिनिधि हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधि कोई और दूसरा नहीं हो सकता। इसके साथ ही अराजकतावाद व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद दोनों का शत्रु है, साथ ही ये धार्मिक पाखंडों की भी निंदा करता है और विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है, क्योंकि ये सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास नहीं करता। इनका मानना है कि समाज में विभिन्न समूहों के द्वारा हिल-मिल करके आपसी मेलजोल से समस्त कार्य करना चाहिए। साथ ही ये राज्य विहीन और वर्ग विहीन स्थापना का लक्ष्य लेकर के चलते हैं। तो अब हमारा जो आज का चर्चा का विषय है वो है अराजकतावाद का विकास किस तरह से हुआ। तो आइए चलते हैं, इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आधुनिक जो अराजकतावाद है प्रोधा, बाकुनिन, क्रोपाटकिन जैसे विचारकों की देन है, लेकिन अराजकतावादी विचारधारा के मूल तत्व राजनीति चिंतन के इतिहास में प्रारंभ से ही रहे हैं। तो किस तरह से हमें शुरुआत में जो राजनीतिक चिंतन है उसके शुरुआत में अराजकतावादी तत्व एक विचारधारा के रूप में भले ही न सही, लेकिन इसके जो मूल तत्व हैं वो शुरुआत में ही उसका दर्शन हमें हो जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन यूनान का दर्शन। प्राचीन यूनान के जो स्टोइक विचारक हैं उनके दर्शन में हमें अराजकतावाद के तत्व मिल जाते हैं। जो विशेषताएं हमने अराजकतावाद की पढ़ी, अगर स्टोइक विचारकों के दर्शन को हम पढ़ें तो कुछ तत्व हमें इनमें दिखाई देते हैं। इन स्टोइक विचारकों में सबसे पहले हम नाम लेंगे जेनो का, जो अराजकतावाद का मुख्य प्रतिपादक
कहा जा सकता है। विचारकों का ये मानना था कि राज्य की उपस्थिति आत्मानुभूति यानी खुद की जो अनुभूति है, स्वयं को महसूस करने की जो शक्ति है, उसके लिए घातक है और सब प्रकार से सुखी और सद्गुण जीवन की प्राप्ति राज्य में रहते हुए संभव नहीं है। ये प्लेटो और अरस्तु के विचार के बिल्कुल विपरीत विचार है, जिसमें ये मानते हैं कि राज्य की उपस्थिति में कोई भी व्यक्ति आत्मानुभूति प्राप्त नहीं कर सकता। भारत और चीन के जो पूर्वीय दर्शन है उसमें भी अराजकतावाद के तत्व देखे जा सकते हैं। चीनी विचारक चांग जू, इनका विचार है कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन मानवीय प्रकृति के सर्वथा विपरीत है। इसी तरह से मनु ने भी अपनी जो मनुस्मृति है उसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की है जो अराजकतावादी विचारों के समीप है। इसी तरह से विचारों का प्रतिपादन पुराने जो ईसाई विचारक हैं उनके द्वारा भी किया गया। मध्य युग में स्पिनल और सेली के विचारकों में भी कुछ अराजकतावादी तत्व हम देख सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्राचीन जो विचारक हैं उनमें कहीं कहीं अराजकतावादी तत्व दिखाई देते हैं, लेकिन जो मूल तत्व हैं वो स्पष्ट रूप से आधुनिक जो अराजकतावादी दर्शन है उसी में हमें देखने को मिलते हैं। और इसका प्रारंभ होता है औद्योगिक क्रांति के अनंतर। अराजकतावाद की दिशा में सबसे पहले गंभीर चिंतन जिसने शुरू किया था उन विचारक का नाम है विलियम गॉडविन। इनकी विचारधारा में हमें सबसे पहले अराजकतावादी दर्शन का जो है विचार मिलता है। राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते हुए गॉडविन ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य स्वभाव से विवेकयुक्त और न्यायप्रिय होता है। यदि राज्य तथा व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था द्वारा उनके इन गुणों का हनन नहीं किया जाए तो वह एक दूसरे के साथ सहयोग और स्नेह की भावना से प्रेरित होकर के रह सकेगा। यानी मनुष्य जो विवेकयुक्त और न्यायप्रिय होता है और राज्य इनके व्यक्ति के ये जो गुण हैं उन गुणों का हनन करता है, तो इसलिए राज्य को नहीं होना चाहिए। हालांकि गॉडविन ने अपने दर्शन में अराजकतावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जो कि इसका मूल तत्व है यानी राज्य की बुराई और अनावश्यक इसको मानना, वो तत्व विलियम गॉडविन के विचारों में हम देख सकते हैं। राज्य के संबंध में उनकी इसी विचारधारा के कारण व्यक्तिवाद से ज़्यादा इनके जो विचार हैं वो अराजकतावाद के समीप हैं, क्योंकि जो व्यक्तिवाद है वो राज्य को बुराई तो मानते हैं लेकिन अनावश्यक नहीं मानते हैं। जो सुरक्षा संबंधित कार्य हैं वो राज्य के कार्य मानते हैं, लेकिन अराजकतावादी का ये प्रमुख विचार मूल तत्व ये है कि वो राज्य को समूल नष्ट करना चाहते हैं, एक बुराई भी मानते हैं और पूरी तरह से अनावश्यक भी मानते हैं। उग्र व्यक्तिवादी थॉमस हॉजस्किन की विचारधारा में कुछ अराजकतावादी तत्व मिलते हैं, क्योंकि वह कानून और राज्य व्यवस्था को न केवल बुरा बल्कि अनावश्यक भी मानते हैं। तो इस तरह से अराजकतावाद को सुव्यवस्थित विचारधारा के रूप में ये हमारे सामने धीरे धीरे आती है, और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का जो नाम आदि देने का जो विचार था वो सबसे पहले इसका श्रेय हम दे सकते हैं प्रोधा को। उनकी रचना व्हाट इज प्रॉपर्टी, इसमें प्रोधा लिखता है कि मैं पूर्ण अर्थों में एक अराजकतावादी हूँ, और यहीं से एक व्यवस्थित रूप से अराजकतावादी दर्शन का विचार हमारे सामने आता है। औद्योगिक क्रांति के अनंतर सभी जगह मजदूरों की स्थिति बहुत अधिक खराब थी, और ऐसी स्थिति में फ्रेंच विचारक प्रोधा ने व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था का अन्वेषण करते हुए ये माना कि सभी प्रकार की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति चोरी है। व्यक्तिगत संपत्ति की इस व्यवस्था के लिए वो पूरी तरह से राज्य को उत्तरदायी मानता था, और मानता था कि राज्य एक अत्याचारपूर्ण संस्था है। प्रोधा के शब्दों में अगर हम इस बात को कहें तो मनुष्य पर मनुष्य का शासन किसी भी रूप में अत्याचार है। समाज का सबसे अधिक निर्दोष स्वरूप उच्चतम रूप में सुव्यवस्था और अराजकता के समन्वय में ही हो सकता है। यानी अराजकता यानी राज्य का अस्तित्व न हो, साथ ही समाज में सुव्यवस्था बनी रहे। इसी से प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्दोष उच्चतम सुव्यवस्था हो सकती है।
किंतु अन्य जो अराजकतावादी विचारकों के समान ही प्रूदो ने भी अराजकतावादी समाज की जो कार्यविधि है उसकी विस्तृत विवेचना नहीं की कि राज्य के खत्म होने के बाद में यह जो अराजकतावादी जिस अराजकतावादी समाज की कल्पना की जाती है वो किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में कोई ज़्यादा विस्तृत विवेचन हमें यहाँ तक नहीं प्राप्त होता है। थोरियो के द्वारा भी अराजकतावादी विचारधारा को बल मिला। तो इस तरह से विकास क्रम में प्रूदो के बाद अराजकतावादी विचारधारा को और अधिक सुस्पष्ट करने का काम करते हैं बाकुनिन। बाकुनिन की विचारधारा में राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म, इन तीनों का उग्र विरोध हम देखते हैं। बाकुनिन के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति का कोई भी हित साधन नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य पूरी तरह से बाहर की वस्तु है। उसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास न होकर के उसमें बाधा पड़ती है। राज्य शक्ति पर आधारित होने के कारण मानव मात्र को भ्रष्टाचार की ओर प्रेरित करता है। और इसी तरह से बाकुनिन राज्य के तरह से ही व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म का भी कटु आलोचक था और धार्मिक निरंकुशता को तो सबसे अधिक दुखदायी मानता था। वह ईश्वर को अत्याचारी जार कहा जाता था और जार को निरंकुश अत्याचारी ईश्वर, यानी इन दोनों में उसे कोई फर्क नहीं लगता था, क्योंकि धर्म भी और राज्य भी दोनों ही समान रूप से, बाकुनिन मानता था कि दोनों ही समान रूप से व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसका हनन करता है। राज्य, संपत्ति और धर्म तीनों के विरोध से आगे बढ़कर के बाकुनिन उन साधनों पर भी विचार करता है जिनके आधार पर अराजकतावादी समाज की स्थापना की जा सकती है। यानी इससे बाकुनिन से पहले जो विचारक हैं उन्होंने अराजकतावादी समाज की तो बात की, लेकिन वो है अराजकतावादी समाज काम किस तरह से करेगा उसके बारे में भी बाकुनिन ने प्रकाश डाला है। अराजकतावाद का सबसे प्रमुख समर्थक और अधिक अधिकारी जो व्याख्याता है वो माना जाता है प्रिंस क्रोपोटकिन। ऐतिहासिक आधार पर उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य एक बेकार संस्था है जिससे लाभ की अपेक्षा हानि ज़्यादा हुई है। क्रोपोटकिन के अनुसार राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत करने वाले होते हैं। उसका मत था कि आधुनिक समय में राज्य के द्वारा किए गए सभी कार्य स्वयं मानव और उनके ऐच्छिक समुदाय के द्वारा संपादित किए जा सकते हैं, इसलिए राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि जो विदेशी आक्रमणों से नागरिकों की जो रक्षा है वह कार्य भी नागरिक संगठन के द्वारा किए जा सकते हैं। क्रोपोटकिन पूंजीवाद और धर्म का भी विरोध करते हैं और उनका विचार है कि धर्म साधारण जनता को पूंजीपतियों का दास बनाए रखने में उनकी सहायता करता है, क्योंकि पूंजीपतियों और धर्म गुरुओं के हित एक ही हैं। उसके अनुसार अराजकतावादी राज्य में किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा और व्यक्ति के साथ निश्चित समझौतों के आधार पर स्वतंत्र संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। इस नवीन समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होंगी और पारस्परिक झगड़े समझौतों के आधार पर पंचायतों के द्वारा निपटाए जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राचीन दर्शन से लेकर के आधुनिक समय में इस विचारधारा का विकास होता है। बाकुनिन ने इस व्यवस्था को अधिक स्पष्ट किया, जो कि क्रोपोटकिन में यह व्यवस्था और भी अधिक स्पष्ट रूप से हमें नज़र आती है। प्रिंस क्रोपोटकिन ने हमें ये बताने का प्रयास किया कि अराजकतावादी समाज में राज्य, धर्म और पूंजीवाद इन सब का विरोध तो होगा ही, साथ में जो अराजकतावादी समाज है वो किस प्रकार से काम करेगा। ये जो अराजकतावादी है वो स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से, आपसी समझौतों के माध्यम से और पंचायतों के माध्यम से काम करेगा। तो इस तरह से अराजकतावादी विचारधारा का विकास होता है। इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे अराजकतावादी विचारधारा की आलोचना और इसका मूल्यांकन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।